बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल में। आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। जैसे कि आप सब बेहतर जानते हैं कि कोरोना के बाद हमने देखा है कि बहुत सारी जो मईशत है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो गहरा असर हुआ है पूरी दुनिया की मईशत पर। और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो रिजल्ट्स जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक पैकेज दिया या मरात दी, एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई उन्होंने, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर, उसके समरात हमें देखने को मिले हैं। वो हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो क्या समरात हमें हासिल हुई, और कुछ आवाज़ें ये भी आ रही हैं कि पॉसिबल है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें क्या हासिल हुआ है, उस पर इसको एक्सटेंड करने से मुल्क की मईशत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप इकोनॉमिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, बहुत शुक्रिया। और मलिक कलीम अहमद साहब, आप कन्वीनियर हैं कंस्ट्रक्शन कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहना चाहूँगी। बेग साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप्स लिए, आप भी जानते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया और वाज़े तौर पर उसके इम्पैक्ट भी अब आना शुरू हो गए हैं और कंटिन्यू करने के लिए भी आवाज़ें कुछ सामने आ रही हैं। आपकी नज़र में अगर इसको कंटिन्यू कर दिया जाता है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे हमारी इकोनॉमी पर, और जो इससे पहले ये जब ये मुतारिफ करवाएगी तब से लेके अब तक क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का कोविड पेंडेमिक की वजह से जो इनिशिएटिव है कि इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है और इस पे स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं, जिसमें 31 दिसंबर तक जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसके ऊपर उनको एमनेस्टी भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है और बहुत सारे इस तरह के इंसेंटिवाइज किया है ताकि लोग इस तरफ आएँ। क्योंकि ये कोविड के हालात में जहाँ पे आपने डिस्टेंसिंग करनी है वहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है इसमें निस्बतन कम रिस्क है। और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों को बचाया जाए ताकि पॉवर्टी के लेवल्स मज़ीद ना बढ़े। तो आई थिंक इट वाज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्कीम दी है इसकी 31 दिसंबर तक है और यहाँ पे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट शायद ये भी सुनने में आया है कि परसू कर रही है IMF के साथ कि इसको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, जिसकी काफ़ी मुझे उम्मीद नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा है कि FBR ने अंडर द करंट सिचुएशन उसको अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, IMF ने, कि वो टैक्स जो है मज़ीद नए नहीं लगेंगे 6 महीने तक बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये स्पेशल कंडीशंस हैं तो हमें ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को फैसिलिटेट करना है। प्राइम मिनिस्टर के इस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट बैंक ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। स्टेट बैंक ने, आपको मालूम है, कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए हैं, बैंक्स को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है और उनको 29 बिलियन रुपीस के इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट की मद में सब्सिडी स्टेट बैंक प्रोवाइड करेगा ताकि एक अफोर्डेबल प्राइस पे चीप हाउसिंग जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए इन अ मैसिव स्केल। बिल्कुल सही। एक दूसरी बात ये है कि अभी नई डेवलपमेंट है कि एक क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है वो एक पाकिस्तान जो क्रेडिट की री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसको भी स्टेट बैंक ने इस प्रोजेक्ट को लिया है, जिसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है, जिसमें 40% जो है जो रिस्क कवरेज है वो ये फंड जो है प्रोवाइड करेगा टू दी 6 बैंक्स, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ताकि वो लैंडिंग करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। क्योंकि बैंक्स जो हैं पहले इस किस्म की लैंडिंग से थोड़े से शाई थे। अच्छा, अब ये है कि नेचुरली जो अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो है जो कंस्ट्रक्शन हाउसिंग है, बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो तमाम पे काम हो रहा है। आपने देखा होगा 1-2 रोज़ पहले अखबार में था कि $500 बिलियन के इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है यूरो बॉन्ड इशू कर रही है। वो दोनों जो डैम बन रहे हैं और कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, लाहौर की बात करें, यहाँ रिवर रावी का जो अर्बन प्रोजेक्ट है वो भी है,
اور ایکچولی بات یہ ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے نا یہ اکاموڈیٹ کرتی ہے کہ جاب کریٹ کرتی ہے اور جو ان امپلائڈ لوگوں ان کو اکاموڈیٹ کرتی ہے. یہ تمام ان سکلڈ سیمی سکلڈ اور سکلڈ لیبرز تمام اس میں ایبزارب ہوتے ہیں اور یہ واحد ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے جس کا اتنا بڑے وسیع پیمانے پہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے. یعنی کہ 40-50 انڈسٹریز اس سے بینیفٹ ہوتی ہیں. اسی بات کو سر ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. ملک کلیم صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. سر اوور آل ظاہر انڈسٹری کا کسی بھی ملک کی معیشت پہ ڈیفینیٹلی ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا پریورٹی میں اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی جانب آنا اور اس کو پھر مراعات دینا یہ آپ کی نظر میں کتنا امپورٹنس رکھتا ہے؟ اور یہ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ اور کتنی انڈسٹریز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں جس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بوسٹ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے اندر انڈسٹری کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس جو ٹاپ آف لسٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کوٹے کی بات آتی ہے. صحیح. ٹیکسٹائل کیونکہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کو آتا ہے. بالکل. لیکن ملک کے اندر اگر جس طرح بے روزگاری ہے اکثر ہمارے ملک کے اندر یہ بہت زیادہ ایشو چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے. صحیح. یہ اتنا بڑا ایک ادارہ ہے ایک میں تو یہ سے انڈسٹری کا نام دیتا ہوں کہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر سے ہٹ کے بھی بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کو لے لیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کا کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے ساتھ اس کا بڑا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے رابطہ ہے. صحیح ہے. جس طرح گورنمنٹ نے ابھی یہ پی ایم صاحب نے ریلیف دیا اور یہ ریلیف بہت بڑا تھا. اس ریلیف کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کو ہم بلیک منی کہتے ہیں وہ لوگ جب پیسہ باہر نکالتے ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی جب تک انویسٹر پیسہ اپنا باہر نہیں نکالتا اس وقت تک وہ موو نہیں کرتی. نو ڈاؤٹ. بالکل ایسے. اور اس کے موو کرنے کے لیے یہ بہترین ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ویسے بھی جتنے ہمارے ہم سیکٹر دیکھتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کام نہ ہو تو بزنس ڈسٹرب رہتا ہے. جو ہی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کام سٹارٹ ہوتا ہے چاہے وہ کنسٹرکشن کا چاہے کسی بھی قسم کا ہے اس سے آئی ٹی والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور موبائل فون ہے. اسی طرح اس کے بعد جتنے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ لیں ہر چیز میں گورنمنٹ جب خریداری شروع کرتی ہے بائنگ شروع کرتی ہے تو جو ہمارا ریٹیلر تک جو ہے نا اس کا امپیکٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد انڈسٹری جس کی ہم بات کر رہے ہیں کنسٹرکشن کی کنسٹرکشن کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 40 to 50 جو ہے نا چھوٹی صنعتیں جس کو ہم نام دیتے ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں بڑی اور چھوٹی بھی جس میں سب سے پہلے سیمنٹ ہے سٹیل ہے اس کے بعد آپ سینیٹری لے لیں آپ الیکٹرک کی پروڈکٹ لے لیں. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو مین چیز ہے ہماری مین پاور کا استعمال ہماری لیبر کا استعمال. لیبر کا استعمال آپ ایک چھوٹے سے گھر میں جو 4 سے 5 مرلے کا گھر آپ بناتے ہیں اس میں سے آپ کو 8 سے 10 بندے لیبر کے طور پہ مست چاہیے. صحیح. اور اگر آپ اسی طرح دیکھتے جائیں کہ جس طرح بڑے بڑے انڈسٹری لگاتے ہیں یہ تو میں چھوٹے لیول پہ بات کروں انڈسٹری جب لگتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری چھوٹی صنعتیں ہیں نا جب وہ کام کرتی ہیں تو مزدور کو مزدوری بھی ملتی ہے بزنس مین بھی پیسے کماتا ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ انڈسٹری سے لے کے ایک عام مزدور تک اس کو فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. اور اس میں صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. اس سے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا. جس طرح پی ایم صاحب نے اناؤنس کیا یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ زمینوں کے کام میں بہت زیادہ ایک دم تیزی آئی. بالکل صحیح. لوگوں کی سیلنگ بائنگ بڑھ گئی اور باہر سے بھی اور جو ہمارے یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان لوگوں نے پیسہ اپنا باہر نکالا. اور انڈسٹری میں خاص طور پہ انہوں نے جب کنسٹرکشن کا نام کیا کہ بھی اس میں پوچھ گیچھ نہیں ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے اور لوگ اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور عام جو غریب لوگ ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس طرح ابھی سننے میں آ رہا ہے
کہ فیب میں یا جنوری میں وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر بھی ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راشد عزیز صاحب ہیں, چیئرمین راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں, بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو آپ سے اس پلان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, ریور راوی اربن پروجیکٹ جو ہے, اور کتنی امپورٹنس ہے اس کی, کب تک سٹارٹ ہو سکتا ہے, کیسے سٹارٹ ہوگا, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. السلام علیکم جی. دیکھیں راوی ریور تو سٹارٹ ہو چکا. یہ میرے خیال سے پاکستان کا اس وقت انفراسٹرکچر کے لحاظ سے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو جنریٹ ہونا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک سروائیول آف شہر کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو آپ سمجھیں کہ لاہور کی سروائیول کا پروجیکٹ ہے. بالکل صحیح. اور اس پروجیکٹ میں ہم ایک پورے دریا کو, جو کہ اس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, راوی ریور, اس کو دوبارہ جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر پانی سے لیک کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی واٹر فرنٹ 46 کلومیٹر میں یہ لینتھ میں چینل بن رہی ہے. اور اس کے اندر پانی کو دوبارہ آپ ریوائیو کر رہے ہیں. اور اس سے لاہور کی جو پانی کی سطح جس تیزی سے نیچے گری ہے, اس کو دوبارہ ریچارج کرنے میں بہت بڑا اس کا رول ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ کچھ 2.5 ارب لیٹر کے قریب پانی جو ہے وہ ریچارج ہوگا لاہور کی سطح کو انکریز کرنے کے لیے. صحیح. اور جو لاہور کی تمام گندگی ہے جو کہ اس دریا میں آ کے گر رہی ہے, 14 ڈرینز کے اوپر ہم 7 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے لگے. ٹھیک ہے. اور اس کے دونوں طرف یہ 1,02,000 ایکڑ کے اوپر ہے یہ پورا نیا شہر, جو کہ ماڈرن لائن کے اوپر کنسٹرکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فیزز میں کام ہوگا. اب ہم نے فرسٹ فیز کا کام آغاز کر دیا ہے, اور جس میں کہ دریا کا کام بنیادی ہے, اور اس کے ساتھ ہم ایک ڈیمونسٹریشن زون جو بھی ڈیولپ کریں گے. اور پہلا فیز 44,000 ایکڑ میں ہے, اور یہ کچھ 400 کلومیٹر. بات کیجیے گا راشد عزیز صاحب, آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر کے دوبارہ آپ کی جانب واپس آتے ہیں. مرزا صاحب, جیسے ابھی راشد صاحب بات کر رہے تھے, یہ جو راوی اربن بہت بڑا ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس سے بوسٹ ہوگی, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایمنسٹی اسکیم دی ہوئی ہے, کیا اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ آپ جس طرح پہلے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے گورنمنٹ سپینڈنگ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس سٹیج پہ ہمیں سب سے بڑی ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے کہ ٹو بوسٹ اپ دی جی ڈی پی گروتھ ریٹ, اور دیٹ از دی کنیسین اکنامکس, جس میں آ کے گورنمنٹ سپینڈنگ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد امریکہ کے اندر جو ان کی انڈسٹری تھی وہ ریلائنٹ تھی آن دی پروڈکشن آف ملٹری ہارڈ ویئر. اچھا, وہ وار کے بعد وہاں پہ کافی خطرہ تھا کہ کہیں ان امپلائمنٹ لیول نہ بڑھ جائیں, ڈپریشن آ جائے. تو پریزیڈنٹ روزویلٹ, اس کے بعد آئزن ہاور نے اس کو بڑا کیا کہ ان کو ان امپلائمنٹ کو سے بچنے کے لیے, اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے آ کے بہت بڑے بڑے گورنمنٹ کے پروجیکٹس, جس میں امریکہ کے اندر جتنے بڑے ہائی ویز اور جو کنسٹرکشن, اس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, ان امپلائمنٹ سے بھی بچایا, اور اکانومی میں ایک نیا انہوں نے ایک جان ڈالی. اور یہی جو ملیشین اکانومی ہے, سنگاپورین اکانومی ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے. اور یہ دبئی کی اکانومی ہے, اس میں ایک ٹائم پہ 30% آف دی ٹوٹل کرینز ان دی ورلڈ وہ دبئی کی کنسٹرکشن پروجیکٹ کو لک آفٹر کر, اس میں انوالو ہو رہی تھی. یہ جو پروجیکٹ ہے ریور راوی کا, کیونکہ یہ ابھی بہت انیشیل سٹیج پہ ہے تو اس میں ابھی نہیں ہے, لیکن کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں, سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ ان میں جسٹیشن پیریڈ نہیں ہوتا, یعنی کہ ان کو پروفٹیبلٹی میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی, وہ جلدی پروفٹیبلٹی میں آ جاتے ہیں. نمبر 2, ویزیبل بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور امیجیٹ ریلیف جو ہے, جو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کو, جس میں ایون انسکلڈ لیبر جو بھی ہے وہ امپلائڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جس طرح بھی بات ہوئی سیمنٹ سیکٹر کی, ہمارے کیپیسٹی یوٹیلائزیشن
सीमेंट सेक्टर की बहुत बढ़ी हुई है, स्टील सेक्टर की बहुत बढ़ी है, डिस्पैचेस बहुत बढ़ गए हैं और इसी तरह इसमें मजीद आने वाले दिनों में बढ़ने की जो है वो प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और जो मशीनरी है, इसमें देखें ना अर्थ मूविंग मशीनरी है, इसमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रोडक्शन और अपनी लेबर को उन मशीनों के ऊपर यानी कि ट्रेन करना और फिर उनको इंस्टॉल करना वहां पर। बिल्कुल सर, आपकी बात की जब दोबारा आएंगे, राशिद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। राशिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जी, मैं ये बता रहा था आपको कि ये फेज 1 जो प्रोजेक्ट का है, ये कुछ 44,000 एकड़ है, जिसमें रिवर वर्क्स जो है कोई 21,000 एकड़ पे हैं। और इसके अंदर आप सोचें कि कंस्ट्रक्शन की खूबी ये है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है वो तकरीबन 2,14,000 बंदों की इसमें, और उसके अगर कॉस्ट में आप जाएं तो 204 बिलियन पाक रुपीस की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उसके अगर वैल्यू में मैं जाऊं तो कोई 144 बिलियन पाक रुपी की एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ठीक है। और इसके साथ आपकी अलाइड को 49 इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन की मटेरियल्स हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है और इतनी ढेरों और इस तरह की चीजें हैं कि जो इस प्रोजेक्ट में आएंगी। और हमने काम का आगाज कर दिया है, रिवर के ऊपर काम सर्वे हो रहे हैं, मशीनरी पहुंच गई है, तो हम तो ग्राउंड पे चले गए हैं। और इसके साथ साथ हम इसके जो बाकी एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी ग्राउंड प्लानिंग हो रही है। सही। तो ये एक ऐसा मंसूबा है कि जो ये एक आप ये समझें कि इस्लामाबाद से बड़ा शहर बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस्लामाबाद 80,000 एकड़ का है, तो ये तो टोटल 1,02,000 एकड़ में है, जिसका एक फेज अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और इस फेज पे एक ऐसा इनकलाब कंस्ट्रक्शन में आने वाला है कि वो मेरे ख्याल में इस मुल्क का इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही ये है जो लॉन्च हुआ है, बंडल के अलावा जो कराची में प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है। तो इसके फवायद जो है वो ज्यादा और मुख्तलिफ फवायद है। एनवायरमेंट के फायदे हैं, इसमें हमको तकरीबन 1 करोड़ के करीब दरख्त लगाने लगे हैं। सही। पानी की सफाई है, लाहौर का तमाम जो कूड़ा करकट है उसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं, बहुत ह्यूज, जो कि 2,500 टन आपका जो है वेस्ट उसको डेली बेसिस के ऊपर यूज करेगा और उससे पावर जनरेट होगी। सही। तो ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली मोस्ट मॉडर्न शहर दुनिया के जो है, जो पाकिस्तान में नहीं है पहले, वो क्रिएट होने लगा है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सबसे एक्साइटिंग कह लो आप पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है जो कि नो डाउट। राशिद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, ये भी हमें थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा कि कौन कौन से इदारे हैं अंदरून या बैरून ममालिक जो इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? बेटा हमारे पास इस वक्त बहुत इंटरेस्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानी का है, चाइनीज कंपनीज का है, जो हमारे साथ MOUs साइन कर चुकी हैं। अब तफसीलन उनके साथ हम उनके फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं, इस टाइप का एग्रीमेंट हो। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, हमारे डेवलपर्स हैं, ये बेसिकली सब इस वक्त ये हुआ है इस दफा कि पाकिस्तान के जितने बिजनेस ग्रुप हैं बड़े बड़े, वो तमाम के तमाम ज्वाइन इन करके इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और वो एक बहुत बड़ी बात है, इसमें खाली डेवलपर्स नहीं है, क्योंकि जिसका स्केल बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट का। तो उस स्केल के हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जो शायद लोग समझते हैं कि मुश्किल है, मगर इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, चाइनीज, प्राइवेट कंपनी, बिजनेसमैन, आपके तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं वो इतने शदीद इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर कि हम समझते थे कि शायद फाइनेंसिंग का मुश्किलात होंगी, मगर मेरा भी ख्याल है कि उसमें हमें को मुश्किल आने वाली है। एक विल चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, जो हमारे में है। और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंस की गवर्नमेंट, तमाम जो है इस वक्त इसके ऊपर इतना फोकस है इस काम के ऊपर। और इसका इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो तो आना है उन लोगों के ऊपर कि रोजगार मिलेगा, लोगों को एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। आपका लाहौर जो बिल्कुल तबाह हो रहा है उसको सांस मिल जाएगा।
ठीक है। 1% जो अर्बन, इसके अंदर जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ग्रीन कवर कम हो रहा है, सही। तो ये इको फ्रेंडली शहर जब बनेगा लाहौर के बिल्कुल साथ में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है। बिल्कुल सही। राशिद साहब, मैक्सिमम आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को, कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो सकता है, हो जाएगा? देखिए, हमने फेज 1 पे भी आगे फिर उसको डिवाइड किया है, और इमीडिएट जो हमारा गोल है वो 2 से 2.5 साल का है, जिसमें कि हम फेज 1 में पहले बैराज तक रिवर को ट्रेन कर रहे हैं, और उसके अंदर लेक डेवलप कर रहे हैं, और 1 से 2 जोन हम उसके साथ में अटैच जो है उनको डेवलप करेंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रोड नेटवर्क है, इसके साथ साथ जो हेरिटेज आपकी 1-2 साइट्स हैं, वहाँ पे जहांगीर का मकबरा है, बारादरी है, उसकी रिवाइवल है, उसको सही करना है। तो 2 साल के अंदर हम इसकी ऐसी बुनियाद रख देंगे कि ये फिर आगे इसके फेजेस है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, 3 फेजेस जो है 10-10 साल के, और उसको हमने तो फर्दर फेज डाउन किया है छोटे फेजेस के अंदर, ताकि ये एक इसकी बुनियाद ऐसी स्ट्रांग एक फाउंडेशन बन जाए। नई अथॉरिटी बनी है, तो नई अथॉरिटी जो है उसकी भी एक तंजीम नौ है, उसको खड़ा करना, उसके रेगुलेशन वगैरह, और उसको एक ऐसे स्ट्रांग फुटिंग पे हम खड़ा कर देंगे कि 2.5 साल में आप देखेंगे कि ये एक फिर अपने मोमेंटम से ये शहर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस्लामाबाद देखिए एक दिन में तो नहीं बना था, मगर ये उसकी बुनियाद रख दी गई थी, मास्टर प्लान बन गया है ओवरऑल, और फिर उसको फेजेस के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। राशिद जी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इसके ऊपर आपने हमें डिटेल से बात भी की है। मलिक कलीम साहब, एक तो इसके ऊपर भी आपके व्यूज लेना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरी बात, आपने जो बात टैक्स वाली बात की थी कि हो सकता है मजीद टैक्स इसके ऊपर ना लगाए जाएं, या इस तरह की कोई भी हुकूमत की तरफ से नए पैकेजेस जो दिए जाएंगे उसके ऊपर भी बात कीजिएगा। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट की बात की है इन्होंने रिवर रावी की, जी, नो डाउट कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, और लाहौर शहर की बका का भी मसला है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। और लाहौर के अंदर पानी की सतह क्योंकि ज़ेर ज़मीन काफ़ी नीचे जा चुकी है, और उसकी वजह से आप देखें कि आने वाले वक्तों में लोग, पुराने वक्तों में लोग शहर आबाद करते थे दरिया के किनारे। सही, बिल्कुल ऐसे। अब दरिया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा शहर जो है वो इतना बड़ा बन गया है कि आप कसूर की तरफ चलते जाएं तो लाहौर ख़त्म नहीं होता, रायवंड चले जाएं, आप उकाड़ा चले जाएं, आप शेखुपुरा चले जाएं, आप गुजरावाला चले जाएं, तो लाहौर ख़त्म नहीं होता वाकई। इसलिए लाहौर की ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पानी का मसला बड़ा अहम है, और इस मौके पे ये डिसीजन लेना मेरा ख्याल है राइट टाइम था गवर्नमेंट का, जब उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में देखने वाली बात ये है कि आम आदमी को किस कदर फ़ायदा हो सकता है जी। अब जो आम आदमी जो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएगा, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर से, मैंने पहले भी आपको बताया, जो ही गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम निकलता है तो वो ग्रास रूट तक जाता है। वो ऐसा ही है। उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट में जो ये मंसूबा शुरू किया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि लाहौर के जितने वो अक्सर हम देखते हैं तहसीलदार और पटवारी तमाम लोग वहीं पे मौजूद होते हैं, यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे। अब देखना ये कि आम बंदे को इससे क्या फ़ायदा होगा। आम बंदे को फ़ायदा होना चाहिए, और जो टैक्स की मैंने बात की है वो मैं रिपीट करना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि सुनने में आ रहा है कि जनवरी में या फेब में ये लोग, गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा। उसमें हम ये एक हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करेंगे, पीएम से, अपने खान साहब से, कि खुदारा अगर इसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया तो ये जो आपने इतना बड़ा एक सेटअप दिया है लोगों को और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ऊपर इतने टैक्स हैं, अगर आप उठा के देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक स्टैम्प पेपर से स्टार्ट करके तो रजिस्ट्री तक, उसकी कंप्लीशन तक बहुत टैक्स हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद जो जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन करनी है, हर इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स है। ठीक है। हम तो ये गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करने लगा था कि इसके ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स है ना वो कम किया जाए। सही। जितना कम टैक्स होगा लोग उतने ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा इस बिज़नेस में आएंगे।
अभी मैंने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनका कंस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं है, सही है। जो इस बिजनेस में नहीं थे, लेकिन जब से पीएम साहब ने ये अनाउंस किया उसके बाद बेशुमार लोगों ने कंस्ट्रक्शन में भी आ गए, उन लोगों ने ऐसे, no doubt। इस लाइन में आ गए, रुझान बढ़ गया, रुझान बढ़ गया। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर से अभी टैक्स वाला जो हाथ है ना वो नरम रखे, नरम रखे। बेग साहब, जैसे हम अगर थोड़ा सा इसको हम हिस्ट्री देखते हैं, वज़ीर आज़म साहब का इसके ऊपर भी बहुत जोर है कि जो लो कॉस्ट घर हैं वो बेघर लोगों को दिए जाएं, तो वो भी ज़ाहिर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा? ये किस तरह से पॉसिबल है जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया हुआ है, और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरह से बूस्ट लेके आ सकता है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि ये कि अफोर्डेबल प्राइस पे एक स्मॉल लो कॉस्ट हाउसिंग जो है पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव है, शायद 4-5 हज़ार छोटे घरों का उनका प्रोजेक्ट है, वो उन्होंने अंडरटेक किया है। तो दे हैव टेकन ए लीडरशिप रोल। एक दूसरी बात ये है कि आपने देखा है, अब सबसे बड़ी बात है कि आपको ना अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए ना आपको आउट ऑफ द बुक फार्मूलाज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। अब मैं मसलन में आपको बड़ा, आई एम वेरी कैंडिड कि पिछले 1.5 माह से हमारे यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अपनी पीक पे नहीं पहुंची। 18,000 रुपये पर टन स्टील की कीमत बढ़ गई है। अब अगर इसने काम किया तो ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो है स्क्रैप है जिससे स्टील यहाँ बनता है, इंपोर्ट होता है, उसकी कीमत भी बढ़ी है, कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखना होगा कि डिमांड बढ़ने से ये जो उसमें जो इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी प्राइसेस जो है ना विद इन लिमिट्स रहे, ताकि जो प्रोजेक्ट एक कॉस्ट ओवररन्स ना हो। प्रोजेक्ट जो हैं जो भी उनके कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं उसके रीजनेबली उनकी हदूद के अंदर रहें, ताकि वो अचीव करने में कामयाब हो। और लो कॉस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे बात की है तो मेरे इल्म में है, आई विल नॉट वाउच इट, बट आई हैव हर्ड कि 40-50 हज़ार रुपये तक जिसकी इनकम है उसको बैंक्स जो हैं लो कॉस्ट छोटे 4-5 मरले के घर की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने को तैयार है। अच्छा, उसके बाद और ये स्प्रेड होते हैं 20 साल के, 15-20 लॉन्ग टर्म है, ठीक है इसमें। तो अगर लोगों को यहाँ पे हाउसिंग मिल जाए, और नंबर 2 एक गवर्नमेंट का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये गवर्नमेंट ने उसमें बजट में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट अभी नहीं आया, तो उसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह हम रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट ये इंशाल्लाह बने, और उसके बाद इसको सस्टेनेबली इसको इसमें बूम पैदा करने के लिए आपको अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात हुई है अर्बनाइजेशन की। अगर दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये जो है ना, एक जो रियल एस्टेट है इस वन ऑफ द एसेट क्लासेस, आपको दूसरी एसेट क्लासेस के साथ बिल्डअप करें, ताकि ये इसके साथ आपकी इकोनॉमी जो है ना यानी कि कंक्लूसिव बेसिस पे एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाए। राइट नाउ एम्फेसिस इज जॉब क्रिएशन, लोगों को पॉवर्टी लेवल जो है उनसे निकालना है, जॉब क्रिएशन करनी है, और इंडस्ट्री का जो बेस है, जो एसएमईज जो हैं जिसमें बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी बिजनेस मिले, वो फ्लरिश करें, और उसके बाद हमने अपनी नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है। ठीक है सर शराज मनु साहब है हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप चेयरमैन आबाद है सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हम आज सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर बात करें, जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई उनके लिए, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर दैट। तो आप क्या समझते हैं कितना फायदा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्रीज ने इससे कितना फायदा उठाया, और इसको कंटिन्यू करना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? Assalamualaikum Sumaira, and thank you for having me on this show. सबसे पहले तो I would like to really appreciate PTV and your show to be taking this agenda forward and allowing us to give our point of view on this sector, and especially the scheme that हम जो भी बात करने जा रहे हैं जी। सुमैरा, अगर आप देखें कि पिछले 8 महीने से जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, तो एक स्कीम जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसके स्टेप्स होते हैं। हर चीज 1 महीने 2 महीने में तो नहीं होती, और इस स्कीम के तहत भी हम समझते हैं कि देयर 3 फंडामेंटल स्टेप्स। पहली बात है सेंटिमेंट, जो कि डेफिनेटली जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तो इस मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बहुत तेजी से बेहतर हुआ है और हो रहा है। ठीक है। सेकंड उसका है प्लानिंग स्टेज। ऑब्वियसली जब सेंटिमेंट बेहतर होता है तो लोग तब ही इस चीज को प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं।
तो ये और थर्ड स्टेप होता है जब वाकई ही एक्चुअली ग्राउंड पे काम आपको नजर आता है, जिससे फिर एम्प्लॉयमेंट और बाकी इंडस्ट्री चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह बाकी आपके मेंबरान से भी कहा, आपको सीमेंट, स्टील, इनमें तो ऑलरेडी एक पुश नजर आना शुरू हो गया है। अब सेकेंडली बात यह है कि जो आपने पूछा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, डेफिनेटली एज आबाद जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट फेडरली अपॉइंटेड बॉडी है जो डेवलपर्स और बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली है ये है कि इनकी तीन चीजें जो इस स्कीम के हिस्से में है, जो फिक्स टैक्स रजीम है, आपकी मॉर्गेज है, और थर्ड और लास्टली जो सेक्शन 111 की इम्यूनिटी दी गई है। अब डेफिनेटली इन तीनों चीजों का फायदा जो है वो सामने नजर आ रहा है होने के लिए, तो इट शुड बी कंटिन्यूड एटलीस्ट टिल 2023 जब तक ये गवर्नमेंट आगे रहती है। कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म है, कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे तो ये फायदा आगे आपको नजर आएगा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक। शिराज साहब, आप जब दोबारा आएंगे, अभी ऑडियो में थोड़ा डिस्टॉर्शन है। कलीम साहब, अगर इसी बात को हम आगे लेकर चलें, जैसे वो एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो इंडस्ट्री है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें जब इसको बूस्ट मिलता है तो लेबर जो कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में है जो अनएम्प्लॉयड है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट के कितने चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं? मैंने तो पहले भी बयान किया था, अर्ज किया कि जो ही आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करना शुरू करती है, आपकी लेबर आपको मिलना बंद हो जाती है। सही है, बिल्कुल सही। और मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि जिस तरह 50 लाख घरों का गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप है जी, बड़े चीप रेट पे गवर्नमेंट दे रही है। अब देखना ये है कि 50 लाख घरों को गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है। उसके लिए मेरी एक सजेशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट के पास लाजमी बात है, उन लोगों ने अवार्ड करने, ये जो भी उन्होंने देना उनका तरीकाकार है, ज़रूर करें, लेकिन जो छोटे कंस्ट्रक्टर है ना, उनको ज़रूर उसके साथ ऐड करें। जैसा मोटरवे बने, हाईवे बने, उसमें वो करते क्या थे, वो आगे से उन लोगों ने जो सेमी कंस्ट्रक्टर थे उनको दे दिया 10-10 किलोमीटर के पैच कि आप इसको बनाएं। ठीक है। अब ये चीज़ ऐसी है कि अगर इन घरों को भी इस तरह तकसीम कर दिया जाएगा ना, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है तो पूरे पाकिस्तान में काम होता है। पाकिस्तान के शहर जिस तरह कराची, लाहौर, ख़ास तौर पे इन दो शहरों का मैं जिक्र करूँगा, ये बहुत फैल चुके हैं। सही। जिसकी वजह से शहरों के अंदर प्रॉब्लम भी आ गई। अगर किसी ने तालीम आला दिलवानी है तो उसको लाहौर का रुख करना पड़ता है। किसी को बीमारी का मसला बन गया तो उसने लाहौर में आना, क्योंकि हॉस्पिटल लाहौर में। सही कह रहे हैं। अगर यही कंस्ट्रक्शन उन कस्बों में, उन छोटे शहरों में, उन छोटे देहातों में कर दी जाए, एक तो वहीं के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ठीक है, एक टेम्परेरी भी, एक परमानेंट भी, बिल्कुल सही। और उसके साथ जो लोड है ना हमारे शहरों पे, वो कम हो जाएगा। सर, बहुत अच्छा सजेशन है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। शराज साहब हमारे साथ आ चुके हैं। शराज साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि ये प्रोग्राम का कंटिन्यूटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज ये सेंटिमेंट जो अभी बना हुआ है ये बेसिकली 31 दिसंबर तक बिल्कुल रुकने के काबिल हो सकता है। ठीक है। नो डाउट जितने भी हमारे डेवलपर्स भाई हैं सिंध में, नॉर्दर्न रीजन में, उन लोगों ने जितनी ये प्लानिंग की हुई है वो एफर्ट्स आई होप फ्रूटलेस ना चली जाए और उनको हम हमारा दिल है कि रियलाइजेशन पे लेके आए। अभी आप देखें, बैंक्स ने अभी रिसेंटली पहली दफा मॉर्गेज का सिस्टम शुरू किया है। वो भी अभी सीख रहे हैं कि किस तरह इसको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह इसको लोगों के बिल्कुल पास लेके जाना है और उनको एंटाइस करना है इसको अवेल करने के लिए, ताकि वो फिर अपना घर ले सकें और एक ड्रीम फुलफिल कर सकें इस टाइम में। आप लाहौर का देखें तो लाहौर में देयर इज अ 50,000 हाउसिंग शॉर्टेज। अभी लाहौर में 15 से 20,000 घर साल का बनता है, लेकिन जब तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट मॉर्गेज का लोगों के हाथ में आएगा नहीं तो ये चीज बढ़ेगी नहीं। तो इसको टाइम चाहिए और ये हमारी भी प्राइम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको डेफिनेटली कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह जो ये अभी आप देख रहे हैं जो सेंटिमेंट बना हुआ है ये बढ़ता ही जाएगा और कम नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा शहराज साहब, हम देख रहे हैं कि जाहिर है ये जो स्कीम है वो मुल्क की जो मईशत है उसको भी आप करने में अच्छी खासी मददगार साबित हो रही है। इंडस्ट्रीज भी इससे खुश नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ ये भी न्यूज़ मिल रही है कि जो प्रॉपर्टी पर जो टैक्स है वो भी इंक्रीज किया जा सकता है, पॉसिबल है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई चीज भी आप टैक्स इंक्रीज करेंगे तो एक चीज में स्लो डाउन आएगा, फिर वही बात है, सेंटिमेंट ब्रेक होएगा। अभी एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट बना हुआ है विद फिक्स टैक्स रिजीम, जिसके अंदर डेवलपर को बहुत एक सहूलत है कि उसको पता है उसने क्या टैक्स देना और अपना काम करना है। उसको अब ये टेंशन नहीं है कि जी अब मैं एफबीआर को भागूंगा, मुझे ये बुक्स खुलेंगे, ऑडिट होएगा। तो इससे जो है ना काम डबल होता है। इससे बंदा अगर एक प्रोजेक्ट जो कर रहा है फिर 4 कर सकता है, क्योंकि उसको अपना काम पे तवज्जो वो दे सकता है। तो और अब ये प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स लगेगा तो फिर लोग एकदम रुक जाएंगे ऑब्वियसली। इसमें तो मेरे हिसाब से देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि अगर ये लग गए टैक्सेस तो फिर एक स्लो डाउन आएगा अनफॉर्चुनेटली, जो कि मैं नहीं समझता ना ये गवर्नमेंट चाहती है ना प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि ये वापस अब स्लो डाउन की तरफ ये चीजें आए। अभी ये इंडस्ट्रीज चलना शुरू हुई हैं, अभी आप देखेंगे आपकी टाइल इंडस्ट्री लगेगी, सैनिटरी इंडस्ट्री लगेगी, और ये जो 40 इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं ये इंशाल्लाह फ्लरिश करेंगी पाकिस्तान में। बट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि आई थिंक द गवर्नमेंट शुड एंड डेफिनेटली टॉक टू IMF और whoever they need to make take this forward। ठीक है। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए कि फ्यूचर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है या इससे फायदा हासिल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो है ऑब्वियसली एज डेवलपर्स जितने अभी हमारे प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, पहली दफा ये हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की फॉलो अप गवर्नमेंट से हमें मिल रही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एवरी थर्सडे और 2 वीक्स हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी कभी कभी आते हैं, जो कि फिर हमसे अपडेट्स लेते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और समझते हैं और फिर डायरेक्ट करते हैं उन रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। So that is a very encouraging step that is happening today, जो कि पहले नहीं हो रहा था, जिससे काम तेजी से हो रहा है। हमारी जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके बायलॉज इंप्रूव हो गए हैं फ्रॉम बिल्डिंग रेगुलेशंस, उनके टाइमलाइंस इंप्रूव हो गए, अप्रूवल प्रोसेसेस इंप्रूव हो गए हैं। आप LDA को देखेंगे तो उन्होंने जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ पूरे पंजाब में अब नक्शे ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखें जो टेक्नोलॉजी के साथ हम इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये, और अगर आप LDA का मैं एग्जांपल आपको दूं तो हर महीने 2 से 3 मिलियन स्क्वायर फुट अप्रूव हो रहा है, ये घर अप्रूव हो रहे हैं। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगता है तो वो आपको अगले कुछ महीनों में नजर आएंगे कि वो भी अप्रूव होके कितने मिलियन स्क्वायर फुट अभी बनना शुरू होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शहराज मनु साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दिया आपने। करीम साहब, आप बात कर रहे थे, काइंडली इसको मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं बात कर रहा था कि छोटे शहरों में और कस्बों में अगर गवर्नमेंट सेक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जिस तरह हॉस्पिटल है, आपके स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उससे आपकी इकोनॉमी में आपके जो आपके अर्बन सिटी अब बनते जा रहे हैं उनके ऊपर लोड कम हो जाएगा, मुकामी लोगों को वहीं पे वो सहूलियात मिल जाएंगी। शहरों के अंदर लोगों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी, जो ऊपर ओवरलोड हो रहे हैं। आए दिन हमें सड़कें बनानी पड़ रही हैं, ओवरहेड बनाने पड़ रहे हैं, और आप देखें कि उसके बावजूद रश वहीं पे सही। और उसके साथ साथ जो हमारा पोल्यूशन लेवल है वो किधर चला गया। बिल्कुल, इसलिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके साथ छोटे कस्बों को भी फ़ायदा होगा, जो लोग हैं वहीं पे वो मैनेज हो जाएंगे, उनको शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। और वो लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी वहीं पे हो जाएंगे शिफ्ट। और उसके बाद बेशुमार लोग, मेरी अपनी सोच है कि कुछ लोग हैं जो शहर की ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं कि शोर शराबा भी, आप वो लोग शायद उस जगह पे मूव कर जाएं, कुछ इन्वेस्टर मूव कर जाएं, अगर वो देखें वहाँ पे फैसिलिटी है तो वो वहाँ पे मूव कर जाएं, और जो हम ओवरलोड हुए हैं वो भी कम हो जाएगा। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ हमारे शहरों के अंदर वो भी डिवाइड हो जाएगी। ये एक सजेशन है अगर गवर्नमेंट, और क्योंकि हमारे तो PM साहब का विजन भी ये है, तो इस पे जरूर वर्क करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फिर मैं वो, जिस तरह अभी बात हो रही थी, शहराज साहब ने भी बताया कि टैक्स के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, अगर इस तसलसल को
جاری رکھنا ہے, توڑنا نہیں ہے, تو پھر اس سے پی ایم صاحب کو خصوصی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایف بی آر اگر ان کو کوئی ایسی سمری بنا کے دیتا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ صحیح. اچھا بیگ صاحب, اگر ہم یہ جو اسکیم اس وقت چل رہی ہے 31 دسمبر تک, اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کرتے تو میکسیمم اس کو کتنا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, اور اگر اس کو اس لحاظ سے ایکسٹینڈ بھی ہوتی ہے تو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ پھر دیکھیں اس میں یہ بڑی اس میں میٹ قسم کی اپروچ ہونی پڑے گی کہ گورنمنٹ جو ہے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن گورنمنٹ نے دی ہے, اس کے اندر یہی تھا کہ اس کو اوپن اینڈڈ نہ چھوڑا جائے, لوگوں کو اس ایکٹیویٹی میں انسینٹیوائز کر کے ایکٹیویٹی کو تیزی سے جنریٹ کیا جائے تاکہ جو کووڈ کی وجہ سے پرابلمز ہیں ان کی ریزولوشن ہو سکے. تو اگر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے گی تو گورنمنٹ کا یہ آبجیکٹو پورا ہونے میں خطرات ہیں. تو اسی لیے میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ انیشلی یہ کم از کم گورنمنٹ کی خواہش ہوگی کہ کم از کم 6 مہینے ضرور ایکسٹینڈ ہو جائے. تو آئی تھنک دیٹ از ریزنیبل. 6 مہینے تک آپ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں, اس کی کمپلیشن کے لیے آپ کو پھر 1-2 سال 1.5 سال اور مل جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک سینسیبل چیز ہے. لیکن اگر لوگ ڈیمانڈ کریں اس کو 2 سال کر دیں, دیٹ از ٹو مچ. کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اپنے آبجیکٹو اچیو کرنا ہے نا, ان کی گورنمنٹ کا بھی ایک انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, ان کی اپنی ایکٹیویٹی, اپنے جو پالیسیز کے ریزلٹس ہیں وہ ویزیبل ہونے چاہیے, خاص طور پہ ان کے ٹینیور میں ہونے چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کی میرے خیال میں 6 مہینے تک کی, اور خاص طور اور سیکنڈلی یہ گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف سے پرمیشن لے رہی ہے ایمنسٹی کی. تو یہ سنا ہے اس طرح, تو یہ آئی ایم ایف بھی اس کو بالکل لمبے عرصے کے لیے نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جو فیکٹو کے لا ہیں اس کے تحت وہ کم از کم 6 مہینے کی انڈر دی کرنٹ پریسنگ اکنامک کنڈیشنز وہ شاید الاؤ کر دیں 6 مہینے کے لیے اور ایکسٹینڈ کر لیں ایمنسٹی کی اسکیم. تو میرے خیال میں ایک ریزنیبل پیریڈ ہوگا. صحیح. اچھا کلیم صاحب, اچھا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے, وہ میں یہی چاہوں گا میں بیان کر دوں کہ فیٹف یا آئی ایم ایف کے جو بھی پالیسیز ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ اس کو کتنا ہینڈل کر رہی, کس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, جو ہی کوئی چیز سٹیبل ہونے لگتی ہے نا تو اس میں اگر آپ فوری طور پہ ڈیڈ لائن دے دیں گے نا, کچھ لوگ وہ دیکھیں نا ان کے اندر موٹیویشن پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ اس سائڈ پہ آ جاؤ. پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں تھوڑا سا فرق ہے. پاکستان کے اندر کسی کو سمجھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. جو ہی لوگ ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو گورنمنٹ کی پالیسی آ جاتی ہے کہ بس بھئی اس کو روک دیا جائے. اس میں جو انویسٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ڈیڈ لائن جب دے دی جائے گی تو اس ڈیڈ لائن کے اندر ہی وہ اپنا مائنڈ میک اپ بھی کر لیں گے اور اپنی پریپریشن بھی کر لیں گے, اسی لیے ہم کوئی سالوں کا ٹائم نہیں مانگ رہے, ہم تھوڑا سا ٹائم مانگ رہے ہیں. 5-6 مہینے کا ٹائم جس طرح ابھی بتایا ہے, اتنا ہی ٹائم مانگ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم اور دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہی اپنے بزنس سے سوئچ کرتے ہیں نا ان کو ٹائم چاہیے. اس بزنس کو وائنڈ اپ کرنا آپ نے لازمی بات ہے, اس سے اپنا سرمایہ لا کے دوسری جگہ پہ لگانا ہے, آپ کو ٹائم چاہیے. کووڈ کی وجہ سے پہلے لوگ پریشان تھے, اب اللہ اللہ کر کے اگر یہ لائن پہ چڑھ گئے, ٹرین چل پڑی ہے, تو میرا خیال ہے اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے اگر کسی اسٹیشن پہ رکنا پڑے تو رک جانا چاہیے, سانس لینا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ نان سٹاپ ہے اس کے بعد کوئی سٹاپ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے. جنکشن ہونے ضروری ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا ہی ٹینیور ہونا چاہیے 5 to 6 months یا پر 1 سال؟ نہیں, 5 to 6 months مور انف. اچھا کافی ہے, اتنا ہی ہے چاہیے. اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, کچھ لوگ اب سوئچ ہو رہے ہیں, ان کو سوئچ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے, میری اپنی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے. ایک اور سوال, جو وزیر اعظم صاحب کی ایک پلاننگ تھی یا ان کی ایک سوچ تھی کہ اس اسکیم سے ان کو یہ حاصل ہوگا, کیا وہ اچیو کر پائے ہیں اب تک جو وہ چاہتے تھے کہ اس اسکیم کے تھرو جو ہے وہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو بھی بوسٹ ملے اور جو ایک بلیک منی کا جو ایشو ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے, تو وہ اچیو کر پائے اپنا مقصد ابھی تک؟ نو ڈاؤٹ جی, 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ٹارگٹ کرتے اب بناتے آپ ذہن میں آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, 100% اس ٹارگٹ کو کہیں بھی اچیو نہیں کیا جاتا, اس میں کمی بیشی تو ہوتی ہے. اگر پی ایم کیونکہ یہ اعداد و شمار تو ان کے پاس ہیں, فگر ان کے پاس ہے, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرے اندازے کے مطابق تقریباً 50% کے قریب وہ اپنے اہداف کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اگر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے.
पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी चेंज होने वक्त के लिए टाइम दरकार नहीं है, किसी वक्त भी फौरन। जो गवर्नमेंट आई उसने अपनी पॉलिसी ली, जो पिछला इन्वेस्टर था वो मर गया। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह खान साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी लाएं ये अपने अंदर, और ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी एक मुद्दत मियाद मुकर्रर करें, और उस पॉलिसी पे जो है मैं समझता हूँ कि लोग फिर ये कम से कम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारी कितनी इंडस्ट्री आप देखें बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, क्यों शिफ्ट हुई? हमारी पॉलिसीज की वजह से शिफ्ट हुई ना। हमारी जितनी साबका गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि हमारी सारी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट हो गई। सही है। और वो अगर इंडस्ट्री को हमने वापस लाना है तो इन्वेस्टर को जब तक आप ये मुतमईन नहीं करेंगे कि भाई आप अगर वापस आते हैं इसमें कोई जल्दी इसमें अमेंडमेंट नहीं की जाएगी, तो लॉन्ग टर्म आप उसको पॉलिसी दें, फिर आपका इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर टिक जाएगा। आप देखें कि आज भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर, पूरी दुनिया के अंदर कितना बड़ा रिसेशन आया, कोविड ने तबाही मचा दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो आज भी मिसाल देते हैं कि सबसे कम नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर आप देखें कैसी तबाही मची, लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह की खास रहमत है। अगर ये सिलसिला चल रहा है तो मैं ये समझता हूँ इस रिसेशन में इसको चलने देना चाहिए। और अभी भी इन्वेस्टर बाहर से पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, और वो इनकी पॉलिसियों का अगर नतीजा है तो इसको फिर स्टेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। सर इसी पे आपके व्यूज लेना चाहूंगी, हुकूमत को अपने टारगेट अचीव हो पाए, कितने % हो सके? देखिए इसमें हुकूमत जो है, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा, क्योंकि ये जो टाइम दिया था तो गवर्नमेंट जो है, लोग भी इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी री एश्योरेंस चाहते हैं, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की काफ़ी इसको सस्टेनेबल तरीके से इस पॉलिसी को परसू कर रही है। स्टेट बैंक की बड़ी सपोर्ट है, कमर्शियल बैंक्स भी आ गए हैं, और क्रेडिट गारंटी जो स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रही है, और एक इसमें इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और नंबर 2 एक इसमें यह है कि एक हर्ड मेंटालिटी भी होती है। कई लोग कहते हैं वो देखते हैं, वो भी टेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, और अपने उसकी फॉलोअप में पॉलिसीज़ की को कंसिस्टेंट रखने में कितने वो आगे चलेंगे। तो और नंबर 2 अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जिस तरह बात हुई यहाँ पे शायद चाइना के भी इन्वेस्टर आए या फॉरेन इन्वेस्टर भी आए या पाकिस्तानी डायस्पोरा, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, जैसे पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे उनके डायस्पोरा फंड हैं, उनके ट्रस्ट बनाएं, उनकी इन्वेस्टमेंट कराएं और उसको रेगुलेटेड हो, ताकि वो पैसे देखें सेफ हैंड्स में है, इसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है इसमें अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि शुक्र है कि पिछले 3-4 माह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसमें हमने 9-10% हमारी एप्रिसिएशन हुई है। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप एक्सचेंज रेट आपकी पॉलिसीज वजह से या दूसरे सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इनवर्ड ड्रामेटिस हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें इंक्रीज होता है, हमारे रिजर्व्स बिल्डअप होते हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इनकरेज्ड होंगे, और उसमें अब मुल्क के अंदर इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स भी हैं वो भी डाउन प्ले हो जाएंगे। तो ये सारी एक कलेक्टिव किस्म की अप्रोच होगी। तो इसमें मेरा ख्याल है, तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक होपफुली एक्सटेंड हो जाएगी। और मैं इसमें एक और बात कह दूँ कि ये जो ख़ासतौर पे जो ये पॉलिसीज़ जो है इसकी परमिशन जो लेनी पड़ती है IMF वगैरह से, क्योंकि हमारे ऊपर फैटफ की अभी हम ग्रे लिस्ट में हैं। अभी ये रिव्यू आना है और आने वाले 1-2 महीनों में फैटफ का, हमने उसमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है। तो वो एमनेस्टी वगैरह जो है इसको वो इंडेफिनेटली प्रोलॉन्ग पीरियड पे एक्सटेंड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, सही। सर लास्ट में कोई अपना सजेशन देना चाहेंगे? जाहिर है आप कन्वीनियर हैं, आप बेहतर समझते हैं तमाम मामलात को। सजेशन तो कोई सच खास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में माशाल्लाह बड़े बड़े समझदार लोग हैं जी, लेकिन क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल से हमारा रोज़ लोगों में उठना बैठना है, हम देखते हैं मामलात, उसमें ये है कि गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को ये आजकल इंडस्ट्री के हवाले से तो बात मैं बाद में करूँगा, पहले एक छोटा सा मैसेज मैं PM साहब को देना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो जिन है ना वो महंगाई का है। अगर गवर्नमेंट इसको काबू कर लेती है तो इंशाल्लाह ताला, जिस तरीके से मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह हम चढ़ रहे हैं, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस ट्रैक पे चढ़ने के लिए अभी हमें जो छोटी छोटी चीज़ें इनको ज़रूर देखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के हवाले से ये बात करूँगा कि अगर
अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल रही सही है। तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन है और इसके ऊपर इतना काम अभी होने को बाकी है। मैं अभी जितना काम स्टार्ट हुआ है मैं उसको कोई इतना बड़ा वो लेकिन एक इनिशिएटिव ले लिया गया, लेकिन इनिशिएटिव ले लिया गया। इसको अगर वो कंप्लीट पाया तकमील तक ले गए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है ना वो बहुत बेहतर हो इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया मलिक कलीम अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और अपने सजेशंस भी दिए। आसिफ बेग मिर्जा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके सजेशंस के लिए भी और आपकी डिस्कशन के लिए भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।